नमस्ते दोस्तों, बुक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दी फ्यूचर यू बाय ब्रायन डेविड जॉनसन बुक के बारे में। रात के करीब 11 बज रहे थे। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर सर्दी का मौसम था नॉइस और खिड़की के कांच पर हल्की धुंध जम गई थी। आदित्य अपने छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में बैठा था। उसके सामने एक मोटी किताब रखी थी। दी फ्यूचर यू ब्रेक थ्रू दी फियर एंड बिल्ड दी लाइफ यू वांट किताब नई लग रही थी, जैसे अभी अभी खरीदी गई हो नॉइस। आदित्य ने उसे खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। उसने खुद से वादा किया था कि इस बार वो कोई भी किताब अधूरी नहीं छोड़ेगा। आदित्य की जिंदगी फिलहाल कहीं फंसी हुई सी लग रही थी। 9 से 5 की नौकरी, जिसमें ना एक्साइटमेंट था ना सेटिस्फैक्शन। हर सुबह उठकर उसे ऐसा लगता जैसे वो एक मशीन बन गया है। लेकिन कुछ दिन पहले एक अजनबी से बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो एक कैफे में अकेला बैठा हुआ था जब एक बुजुर्ग आदमी ने उसके टेबल के पास आकर पूछा, तुम्हारी उम्र क्या होगी? लड़के आदित्य कुछ हैरान हुआ। 28, उसने जवाब दिया। नॉइस, अच्छी उम्र है। वो आदमी मुस्कुराया। लेकिन क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। वो आदमी बस मुस्कुराया और जाते जाते ये किताब टेबल पर छोड़ गया। आदित्य ने उसे देखा और सोचा, क्या पता यही मेरी जिंदगी बदल दे अब इस पल में नॉइस। उसने किताब का पहला पेज खोला। पहला चैप्टर था एम्ब्रेस दी पावर ऑफ एजेंसी। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। किताब कह रही थी कि हर इंसान में ये ताकत होती है कि वो अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करे। लेकिन अक्सर लोग डर, असुरक्षा या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबकर अपनी एजेंसी खो देते हैं। आदित्य को ये लाइन पढ़ते ही एक झटका सा महसूस हुआ। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं भी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा हूं? उसकी यादों में वो दिन घूमने लगे जब उसके पापा ने कहा था, इंजीनियरिंग में करियर बहुत अच्छा होता है, जिंदगी सेट हो जाएगी नॉइस। और उसने बिना किसी सवाल के इंजीनियरिंग कर ली थी। फिर उसके कॉलेज के दोस्त जो सब कॉर्पोरेट जॉब्स में गए थे, तो उसने भी वही किया। कभी उसने सोचा ही नहीं कि उसे असल में क्या चाहिए। किताब में एक जगह लिखा था, दी मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइसेस यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये लाइन सीधा आदित्य के दिल में उतर गई। उसने सोचा, शायद मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद कभी लिया ही नहीं। पढ़ते पढ़ते आदित्य की नजरें उस एक्सरसाइज पर गई जो किताब में दी गई थी। उसमें लिखा था कि अपनी जिंदगी के उन डिसीजंस को याद करो जो तुमने खुद लिए थे, जो तुमने दूसरों के दबाव में नहीं बल्कि अपने मन से किए थे। आदित्य ने एक पेपर निकाला और लिखने लगा, लेकिन कुछ भी लिखने में मुश्किल हो रही थी। उसका दिमाग बार बार वही घूम रहा था कि उसने कब अपनी मर्जी से कुछ किया था। काफी देर सोचने के बाद उसे एक ही चीज याद आई। उसका एक पुराना ट्रैकिंग ट्रिप, वो कॉलेज के दिनों की बात थी। उसके सारे दोस्त घूमने के लिए गोवा जा रहे थे, लेकिन आदित्य को हमेशा पहाड़ों में जाने का मन करता था। उसने पहली बार अपने दोस्तों की बात ना मानकर खुद की सुनी और उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में ट्रैकिंग पर चला गया। वो 5 दिन उसके अब तक के सबसे बेहतरीन दिन थे। उसने कागज पर लिखा, दी सोलो ट्रैकिंग ट्रिप। फिर उसने सोचा, ऐसे और कितने डिसीजंस हो सकते थे अगर मैं डरता नहीं है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की परवाह नहीं करता। किताब में यह भी लिखा था कि डर हमें एक्शन लेने से रोकता है, लेकिन डर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। हमें बस उसे मैनेज करना सीखना होता है। करेज इज इन दी एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स एक्टिंग डिस्पाइट इट। आदित्य को याद आया कि कैसे वो अपनी जॉब में प्रमोशन मांगने से डरता था। हर बार जब उसका मैनेजर कहता, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके अंदर ये सवाल उठता कि क्या वो अपनी मेहनत के बदले और बेहतर डिजर्व करता है। लेकिन हर बार डर उसे चुप करा देता। किताब कह रही थी कि अगर हम अपनी एजेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दुनिया हमें अपनी मर्जी के हिसाब से शेप करेगी। आदित्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये किताब उसी के लिए लिखी गई है। उसने मन में ठान लिया
कि अब वो और इंतजार नहीं करेगा। उसने किताब के अगले हिस्से में कदम रखा जहां लिखा था कि एजेंसी को क्लेम करने के लिए छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करो। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आदित्य के दिमाग में अचानक ये ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं एक दिन के लिए अपनी नौकरी से ब्रेक लेकर वो सब करूं नॉइस, जो मैं सच में करना चाहता हूं। उसने तुरंत अपने फोन पर नोट्स बनाना शुरू किया। एक नई हॉबी शुरू करना, सुबह सुबह बिना प्लान के कहीं ड्राइव पर निकल जाना, किसी अजनबी से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करना। इतने सालों में पहली बार आदित्य को एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। उसने सोचा, क्नॉइस, कल से ये सब शुरू करूंगा, लेकिन क्या मैं इस बार भी डर के आगे हार जाऊंगा? किताब में एक जगह लिखा था, अकाउंटेबिलिटी इज द की टू चेंज। उसने खुद को अकाउंटेबल रखने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त करण को फोन किया, क्नॉइस भाई कल दिन भर के लिए फ्री है? आदित्य ने सीधा पूछा, क्यों, क्या प्लान है? करण ने जवाब दिया, बस तैयार रहना, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं और मुझे तेरा साथ चाहिए। करण ने कुछ चुप्पी के बाद हंसते हुए कहा, ठीक है, तू कह रहा है तो चलते हैं, लेकिन ये अलग क्या होगा? क्नॉइस, ये तो बताना पड़ेगा, कल देख लेना। बस साथ देना। रात गहराती जा रही थी, लेकिन आदित्य की नींद उड़ चुकी थी। उसने खुद से वादा किया, अब और नहीं रुकूंगा, अब अपनी एजेंसी को पूरी तरह से क्लेम करूंगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्नॉइस हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उस रात किताब पढ़ने के बाद आदित्य के अंदर अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। वो बार बार खुद से सवाल करता, मैंने अब तक अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से क्यों जी क्नॉइस? और हर सवाल के जवाब में उसे यही एहसास होता कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। उसने तय कर लिया था कि अगला दिन उसके लिए एक नई शुरुआत होगा। सुबह की पहली किरणों के साथ ही आदित्य अलार्म से पहले जाग गया। ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि हर दिन क्नॉइस उसे उठने के लिए 3 बार स्नूज करना होता था। लेकिन आज अलग था। उसने जल्दी से अपने पुराने ट्रैकिंग वाले जूते निकाले, जो कब से अलमारी के कोने में पड़े थे। करण के घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। भाई, इतनी सुबह सुबह क्या आग लगी है? करण ने उन्निंदा सा दरवाजा खोला। चल तैयार हो जा, आज तू और मैं कुछ ऐसा करेंगे जो पहले कभी नहीं किया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो क्या है? करण ने शंका भरी नजरों से पूछा, बस मुझ पर भरोसा कर चलते हैं, किसी पहाड़ी जगह बिना प्लान, बिना डेस्टिनेशन, बस चलते रहेंगे क्नॉइस। करण को आदित्य का ये अंदाज अजीब लगा, क्योंकि वो हमेशा प्लानिंग करने वाला बंदा था। लेकिन इस बार आदित्य की आंखों में जो डिटर्मिनेशन दिख रही थी वो नया था। कुछ देर में दोनों गाड़ी में थे। गाड़ी का रास्ता भी वैसे ही था जैसे आदित्य की जिंदगी पहले से तय, प्रेडिक्टेबल क्नॉइस। लेकिन इस बार उसने रास्ता बदलने का फैसला किया। वो नेविगेशन बंद कर चुका था। तू पागल हो गया है क्या? बिना नेविगेशन के हम कहीं भी भटक सकते हैं। करण चिल्लाता, भटकने में ही मजा है भाई, जिंदगी में हर चीज प्री प्लान नहीं होनी चाहिए। आदित्य ने हंसते हुए कहा, क्नॉइस, सफर के दौरान हवा में ठंडक थी, लेकिन आदित्य के मन में एक गर्मजोशी थी। वो हर मोड़ पर खुद को और अपनी एजेंसी को महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि जिंदगी भी इसी गाड़ी की तरह है। ड्राइविंग सीट पर बैठा इंसान ही तय करता है कि उसे कहाँ जाना है। क्नॉइस, रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान पर उन्होंने ब्रेक लिया। आदित्य ने दुकानदार से पूछा, भैया, यहां आसपास कोई ऐसी जगह है जहां कम लोग जाते हो? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक पुराना मंदिर है पहाड़ी के ऊपर, वहां ज्यादा लोग नहीं आते क्नॉइस। रास्ता कुछ मुश्किल है, लेकिन नजारा बहुत खूबसूरत है। आदित्य की आंखें चमक उठी। चल भाई, वही चलते हैं। उसने करण से कहा, तेरा बस चले तो तू चांद पर भी पहुंच जाएगा। करण ने मजाक में कहा। जब वो पहाड़ी के रास्ते पर पहुंचे तो ट्रैकिंग के दौरान करण बार बार शिकायत कर रहा था।
क्नॉइस भाई तू पागल है, ये क्या करवा रहा है? मैं इस सब के लिए फिट नहीं हूं। बस कुछ और हिम्मत कर भाई, ये डर का सामना करने का वक्त है। उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही जो नजारा उन्होंने देखा उसने दोनों को चुप करा दिया। सूरज की हल्की रोशनी बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने उन्हें गले लगा लिया हो। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो चाहिए था, यही है जिंदगी। करण ने उसकी तरफ देखा और कहा, भाई सच में तूने कुछ नया कर दिखाया, लेकिन ये सब अचानक कैसे हुआ? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस एक किताब पढ़ी थी, उसने सिखाया कि अपनी जिंदगी की डोर खुद थमो, और मैंने वही किया। उस पल आदित्य को लगा कि उसने पहला कदम उठा लिया है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि असली एडवेंचर अभी बाकी है। अब वो अपनी जिंदगी को हर रोज एक नई दिशा देने के लिए तैयार था। पहाड़ी से लौटने के बाद आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अंदर के डर पर एक छोटी सी जीत हासिल कर ली हो, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि ये तो बस शुरुआत थी, असली चुनौती अब भी बाकी थी। अपनी जिंदगी को सच में वैसा बनाना जैसा वो चाहता था। क्नॉइस उस रात जब वो घर लौटा तो थकावट के बावजूद उसने फिर से दी फ्यूचर यू की किताब खोली। अगले चैप्टर का टाइटल था शिफ्ट फ्रॉम प्रेडिक्शन टू प्लानिंग। आदित्य ने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे एहसास हुआ कि ये चैप्टर भी उसकी जिंदगी में सही वक्त पर आया है। क्नॉइस किताब में लिखा था कि अक्सर लोग अपनी जिंदगी में प्रेडिक्शन पर फोकस करते हैं। कल क्या होगा, मुझे ये मिलेगा या नहीं, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए कि मैं जो चाहता हूं उसे पाने के लिए आज क्या कर सकता हूं। आदित्य ने रुककर अपने आप से सवाल किया, क्नॉइस वो भी तो हर वक्त यही सोचता था कि क्या वो अगले महीने तक प्रमोशन पा सकेगा, क्या उसकी जिंदगी बेहतर हो पाएगी। लेकिन उसने शायद कभी ये नहीं सोचा कि उसे खुद से एक प्लान बनाना चाहिए। किताब में एक नया कॉन्सेप्ट बताया गया था, बेककास्टिंग। आदित्य को ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसमें कहा गया था कि पहले अपना डिजायर्ड फ्यूचर इमेजिन करो और फिर वहां पहुंचने के लिए पीछे की तरफ स्टेप्स प्लान करो। ये एक उल्टा तरीका था, लेकिन इसे पढ़ते ही आदित्य को एक्साइटमेंट महसूस हुई। उसने अपनी डायरी निकाली और एक खाली पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा, मेरी भविष्य विजन। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि वो अपनी जिंदगी को 5 साल बाद कैसा देखना चाहता है। सबसे पहले उसने खुद को एक पीसफुल और फुलफिलिंग जॉब करते हुए इमेजिन किया। वो किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहा था जहां उसे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता। फिर उसने खुद को एक छोटे से घर में देखा जो शहर की भागदौड़ से दूर था। घर के चारों ओर पेड़ थे और वो सुबह उठते ही एक कप चाय के साथ किताबें पढ़ रहा था। उसने ये सब अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। I want a creative career. I want to live in a peaceful place surrounded by nature noise. I want to feel free and in control of my life. अब सवाल ये था कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। किताब में लिखा था कि हर बड़े गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ दो। इससे ना सिर्फ वो अचीवेबल लगता है, बल्कि तुम्हें एक क्लियर रोड मैप भी मिलती है। आदित्य ने एक और पेज पर लिखा, हाउ टू गेट देयर वना। अपनी करंट जॉब के साथ साथ क्रिएटिव स्किल सीखना शुरू करना, 2 हर महीने कुछ पैसे बचाना ताकि भविष्य में अपना घर खरीद सके, 3 ऐसी जगहों पर घूमना जहां से इंस्पिरेशन मिले, 4 हर हफ्ते सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए समय निकालना। क्नॉइस ने किताब में आगे पढ़ा। वहां लिखा था कि प्लानिंग के दौरान अनसर्टेनिटीज का आना नॉर्मल है, लेकिन इनसे डरने की बजाय इन्हें अपने प्लान का हिस्सा बनाओ। आदित्य ने सोचा, सही बात है, जब मैं ट्रैकिंग पर था तब भी हर मोड़ पर यह नहीं पता था कि आगे क्या है, लेकिन मैंने हर कदम प्लान करते हुए आगे बढ़ा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगले दिन आदित्य ने अपना पहला कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी नौकरी से 1 हफ्ते की छुट्टी ली। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले मुझे अपने दिमाग को क्लियर करना होगा। वो अपने कमरे में बैठा
और उसने अपने कंप्यूटर पर कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज सर्च करना शुरू किया। उसने देखा कि क्रिएटिव राइटिंग, फोटोग्राफी और डिजाइनिंग जैसे फील्ड्स में उसे काफी इंटरेस्ट था। उसने तुरंत एक फ्री क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में एनरोलमेंट कर लिया। ये उसका पहला माइलस्टोन था। यार, ये सब करने में क्या फायदा होगा? करण ने शाम को उससे पूछा, जब आदित्य ने उसे अपने प्लेन्स के बारे में बताया। फायदा यह है कि मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद ले रहा हूं, और वैसे भी अगर मैं कुछ नया नहीं करूंगा तो स्टक ही रह जाऊंगा, आदित्य ने जवाब दिया। करण ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। चलो ठीक है, मैं भी तेरे साथ एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेता हूं, कम से कम बर्डन तो दूर होगा। आदित्य को लगा जैसे उसने एक छोटा सा रिपल इफेक्ट शुरू कर दिया है। उसने महसूस किया कि जब तुम खुद अपनी जिंदगी में एक्शन लेते हो तो वो एक्शन दूसरों को भी इंस्पायर करता है। प्लान के अगले हिस्से में था अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करना। आदित्य ने अपने पिछले 3 महीनों के बैंक स्टेटमेंट्स निकाले और देखा कि वो हर महीने काफी पैसे ऐसी चीजों पर खर्च कर देता था जो अननेसेसरी थी। उसने तुरंत एक नया बजट प्लान बनाया और तय किया कि हर महीने अपने इच्छित भविष्य के लिए 20% बचत करेगा। एक हफ्ते के अंदर आदित्य को महसूस होने लगा कि उसके अंदर एक नई क्लैरिटी आ रही है। अब वो हर सुबह उठता और अपने गोल्स को एक बार पढ़ता। उसने अपने कमरे में एक विजन बोर्ड भी बनाया क्नॉइस, जहां उसने अपने फ्यूचर होम करियर और लाइफस्टाइल से जुड़ी तस्वीरें चिपकाई। वो विजन बोर्ड उसे हर दिन रिमाइंड करता था कि वो क्या चाहता है और क्यों। लेकिन हर कहानी में चैलेंजेस आते हैं। आदित्य के पेरेंट्स, जो हमेशा उसे एक सेफ जॉब में देखना चाहते थे, ने उसकी बातें सुनकर कहा, ये सब करना ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी भी जरूरी है। तुम ऐसे ड्रीम्स के पीछे भागकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आदित्य ने पहली बार काल्मली जवाब दिया, मुझे पता है कि आप मेरे लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन ये ड्रीम्स मेरा ट्रुथ है, और अगर मैं इन्हें आज नहीं परसू करूंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ रहा, बस अपनी प्रायोरिटीज बदल रहा हूं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आदित्य को इस बातचीत ने और मजबूत बना दिया। उसने सोचा, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को सुनना जरूरी है, लेकिन उनकी वजह से अपने प्लेन्स को सैक्रिफाइस करना सही नहीं। 1 महीने बाद आदित्य का पहला क्रिएटिव राइटिंग कोर्स खत्म हो गया। उसने अपनी पहली छोटी कहानी लिखी और करण को सुनाई। करण ने चुपचाप उसकी कहानी सुनी और कहा, भाई तू सच में अच्छा लिखता है, तुझे ये करना ही चाहिए। ये छोटा सा वैलिडेशन आदित्य के लिए बहुत बड़ा था। उसने महसूस किया कि प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वो तुम्हें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है, और हर छोटा एक्शन तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के करीब ले जाता है। उसने अपने विजन बोर्ड को देखा और खुद से कहा, यह बस शुरुआत है, अभी तो मुझे और भी आगे जाना है। क्नॉइस। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया, क्योंकि अब वो जान चुका था कि हर कदम उसे उसके डिजायर्ड फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। आदित्य का दिन अब काफी स्ट्रक्चर होने लगा था। सुबह जल्दी उठना, अपने विजन बोर्ड पर नजर डालना और छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने की कोशिश करना। क्नॉइस। उसे लगने लगा था कि वो अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा रहा है, लेकिन असली बदलाव तो तब हुआ जब उसने दी फ्यूचर यू का अगला चैप्टर पढ़ा। दी फ्यूचर इस लोकल किताब में लिखा था कि बड़े बदलावों की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। अक्सर लोग ग्लोबल इंपैक्ट की बात करते हैं, लेकिन असल में सबसे मीनिंगफुल बदलाव वहीं से शुरू होते हैं जहां आप रहते हैं। अपने समुदाय, वर्कप्लेस और रिलेशनशिप से आदित्य ने किताब पढ़ते पढ़ते सोचा, मैं हमेशा बड़े बड़े सपनों के बारे में सोचता रहा हूं, लेकिन क्या मैंने कभी अपने आसपास के लोगों अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पर ध्यान दिया है? शायद नहीं। उसने डायरी में लिखा, मेरा अगला गोल अपने आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालना। आदित्य के पास उससे पहले जो आइडिया आया वो था अपने ऑफिस के बारे में। वो पिछले 4 सालों से वहां काम कर रहा था, लेकिन कभी भी उसने एक्टिवली किसी से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी।
वो बस अपना काम करता, अपना लंच अकेले खाता और दिन खत्म होते ही घर आ जाता। लेकिन इस बार उसने सोच लिया था कि वो ये पैटर्न तोड़ेगा। अगले दिन आदित्य ने ऑफिस में एक नई पहल की। उसने अपने कॉलीग्स के साथ एक छोटी डिस्कशन अरेंज की। यार, मुझे लगा कि हम सब बस अपना अपना काम करके यहां से चले जाते हैं क्नॉइस, लेकिन कभी हमने सोचा है कि अगर हम सब कुछ साथ कोलैबोरेट करें तो चीजें कितनी आसान हो सकती है। उसने हेजिटेशन के बावजूद अपनी बात रखी। पहले तो कुछ लोग कुछ असहज हुए, लेकिन धीरे धीरे बातचीत ने रफ्तार पकड़ी। उन्होंने तय किया कि हर हफ्ते टीम एक कैजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखेगी, जहां हर कोई फ्रीली अपने आइडियाज शेयर कर सके। ये छोटा सा कदम आदित्य के लिए एक बड़ी जीत जैसा था। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक छोटे बदलाव की शुरुआत की थी, लेकिन इसका असर पूरे ऑफिस के माहौल पर हो सकता था। इसके बाद उसने अपने कम्युनिटी पर ध्यान देने का सोचा। क्नॉइस वो जीस सोसाइटी में रहता था। वहां के लोग ज्यादातर एक दूसरे से अनजान रहते थे। आदित्य ने एक दिन सोसाइटी के गार्ड से बात की, भैया यहाँ लोग फेस्टिवल्स पर कुछ करते हैं क्या? गार्ड ने जवाब दिया, नहीं साहब, लोग बस अपने अपने घरों में रहते हैं, किसी को मतलब ही नहीं है। क्नॉइस, ये सुनकर आदित्य को अजीब लगा। उसने ठान लिया कि इस बार वो खुद कुछ इनिशिएटिव लेगा। उसने सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर एक अनाउंसमेंट लगा दिया, इस शनिवार को सोसाइटी के गार्डन में एक स्मॉल कम्युनिटी मीटअप होगा। जो भी इंटरेस्टेड हो वो शाम 5 बजे आ सकता है। उस दिन शाम को जब आदित्य गार्डन पहुंचा तो उसने देखा कि करीब 10 से 12 लोग आ गए थे। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से थे, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स, कुछ रिटायरीज और कुछ बच्चे भी। आदित्य ने सबसे कैजुअली बात शुरू की, यार, मैं सोच रहा था कि हम सब यहाँ एक ही जगह रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी एक दूसरे से प्रॉपरली मिले हो, तो सोचा क्यों ना आज कुछ बात करें। एक दूसरे को जाने धीरे धीरे लोग खुलने लगे। किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई की बात की, तो किसी ने इलाके की सफाई को लेकर अपने कंसर्न्स शेयर की। एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया, हम सब मिलकर हर महीने एक क्लीनलीनेस ड्राइव क्यों नहीं करते? आदित्य ने तुरंत इस आइडिया को लपक लिया। सही बात है, हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं, हर बार अलग अलग लोग हिस्सा ले, इससे यहाँ का माहौल भी अच्छा रहेगा। इस तरह एक छोटी सी मुलाकात से उनकी सोसाइटी में बदलाव की शुरुआत हो गई। अब हर महीने कम्युनिटी मीट अप्स होने लगे और सफाई अभियान भी आदित्य को लगा, मैंने कुछ मीनिंगफुल किया है। किताब में एक और बात ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसमें लिखा था कि सिर्फ फिजिकल सराउंडिंग्स पर ध्यान देना काफी नहीं है, क्नॉइस में अपने रिलेशनशिप्स पर भी काम करना चाहिए। जो लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा है, उनके साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना भी लोकल इम्पैक्ट का ही एक हिस्सा है। आदित्य ने इस पर सोचते हुए अपने परिवार के बारे में याद किया। वो अपने माँ पापा के साथ हर हफ्ते बस 5 से 10 मिनट बात करता था, वो भी औपचारिक। उसने सोचा, क्या मैं सच में उनसे कनेक्ट कर पाता हूं? शायद नहीं। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया, मम्मी, क्या आप और पापा इस वीकेंड पर मेरे साथ कहीं चलेंगे? बस कुछ वक्त बिताना चाहता हूं आप दोनों के साथ। माँ को पहले कुछ आश्चर्य हुआ क्नॉइस, क्योंकि आदित्य ने ऐसा पहले कभी नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। उस वीकेंड आदित्य अपने माँ पापा को एक पास के छोटे से झील वाले इलाके में ले गया। वहां उन्होंने खूब बातें की। उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी क्नॉइस, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि मैं बड़ा होकर ऐसा बनूंगा? माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना थॉटफुल हो जाएगा। मुझे तुझ पर गर्व है। उस दिन आदित्य को समझ आया कि मीनिंगफुल इम्पैक्ट का मतलब सिर्फ बड़े काम करना नहीं है, कभी कभी ये छोटे छोटे जेस्चर से ही हो सकता है। अब आदित्य के लिए हर दिन एक नया मौका था अपने इमीडिएट सराउंडिंग को बेहतर बनाने का। उसने महसूस किया कि जब आप अपनी लोकल कम्युनिटी वर्कप्लेस और रिलेशनशिप्स पर ध्यान देते हैं, तो ना सिर्फ आप दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि खुद को भी ग्रो करते हैं। उस रात उसने डायरी में लिखा, चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर यू अरे इफ
यू कैन मेक ए डिफरेंस लोकली, यू विल बी रेडी टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड। अब आदित्य जानता था कि ये सफर यही खत्म नहीं होगा, अभी उसे और भी बहुत कुछ करना था। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया, क्योंकि हर पन्ना उसे एक नई सीख दे रहा था। उस दिन आदित्य अपनी डायरी के पन्ने पलटते हुए सोच रहा था कि उसने कितने छोटे छोटे बदलावों से अपनी जिंदगी को नई दिशा दी है, लेकिन वो ये भी जानता था कि असली चैलेंज अभी बाकी है। क्नॉइस, उसने अपनी किताब दी। फ्यूचर यू का अगला चैप्टर खोला। हार्नेस फियर एज ए टूल फॉर ग्रोथ पहला ही वाक्य था, डर आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका मार्गदर्शक है। आदित्य ने ये लाइन बार बार पढ़ी। उसने सोचा, क्या सच में डर को दोस्त की तरह देखा जा सकता है? क्नॉइस, मैंने तो हमेशा इसे अवॉइड किया है। किताब आगे कहती थी कि डर को समझो, उसे कैटेगरीज करो। क्या ये डर तुम्हारे पास्ट से है, प्रेजेंट का है, या फ्यूचर से जुड़ा हुआ है? और फिर इसे फेस करने का प्लान बनाओ। आदित्य ने उस रात सोने से पहले खुद से एक बड़ा सवाल किया, क्नॉइस, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? पहले तो ये सवाल बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि स्कूल के दिनों में वो हमेशा स्टेज पर जाने से डरता था। कॉलेज में प्रेजेंटेशन भी उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर हुआ करते थे, और आज भी वो कभी खुलकर अपनी बात कहने से कतराता था। उसने डायरी में लिखा, मेरा सबसे बड़ा डर है फेल्यूर और रिजेक्शन का। मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी बात खुलकर कही और लोग हंसे तो क्या होगा? अगर मैंने कोई बड़ा कदम उठाया और असफल हो गया तो क्या होगा? अगली सुबह क्नॉइस, आदित्य ने फैसला किया कि वो इस डर का सामना करेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, फेस दी फियर, स्टार्ट स्मॉल। सबसे पहला कदम उसने ऑफिस में उठाया। पिछले कुछ हफ्तों से टीम में एक नई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की बात चल रही थी। आदित्य ने खुद को हमेशा की तरह पीछे खींच लिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो अच्छा प्रेजेंटर नहीं है। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग करने का सोचा। मैं ये प्रेजेंटेशन लूंगा। आदित्य ने एक दिन अपनी टीम से कहा। सभी हैरान रह गए, क्योंकि आदित्य कभी भी ऐसे वॉलंटियरली आगे नहीं आया था। तू अरे, यू शूर? कर्ण ने हैरानी से पूछा। हाँ भाई, अब डर से भागना बंद। आदित्य ने अगले कुछ दिनों तक उस प्रेजेंटेशन की तैयारी में जी जान लगा दी। उसने हर स्लाइड को ध्यान से बनाया, बार बार खुद को मिरर के सामने प्रैक्टिस कराई। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्टेज पर जाने से पहले उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, डर को रोकने मत दो, इसे अपनी ताकत बनाओ। जैसे ही वो बोलने लगा, पहले कुछ सेकंड्स में उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने फ्लो में आ गया। उसने महसूस किया कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, और जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो उसकी टीम ने ताली बजाई। भाई, तूने कमाल कर दिया, करण ने कहा। उस दिन आदित्य को महसूस हुआ कि डर हमेशा हमारे अंदर रहता है, लेकिन अगर उसे फेस करो तो वो तुम्हें और मजबूत बनाता है। लेकिन ये तो बस पहला कदम था। आदित्य जानता था कि उसका डर सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं था। उसने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचा। उसकी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता था जिसे उसने हमेशा अवॉइडेड किया था। वो रिश्ता था उसके सबसे पुराने दोस्त रोहन के साथ। किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो दोनों सालों से बात नहीं कर रहे थे। क्नॉइस, आदित्य हमेशा सोचता था कि अगर उसने रोहन से बात करने की कोशिश की और उसने इग्नोर कर दिया तो क्या होगा। यही डर उसे हमेशा रोकता था। लेकिन इस बार उसने तय किया कि वो अपने इस डर को भी फेस करेगा। उसने फोन उठाया और रोहन का नंबर डायल किया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालना। हेलो, दूसरी तरफ से रोहन की आवाज आई। हेलो रोहन, मैं आदित्य बोल रहा हूं, उसने झिझकते हुए कहा। कुछ सेकंड की चुप्पी रही, लेकिन फिर रोहन की आवाज नरम हो गई। अरे आदित्य, इतने सालों बाद सब ठीक है? क्नॉइस, आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सब ठीक है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। जो भी गलत फहमी हुई थी वो सब खत्म करना चाहता हूं।
रोहन ने हंसते हुए कहा, यार मैं भी तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। चल सब भुलाकर फिर से शुरू करते हैं क्नॉइस। उस दिन आदित्य ने महसूस किया कि कई बार डर बस हमारे दिमाग में होता है। अगर हमें एक कदम बढ़ाए तो चीजें उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी लगती है। अब आदित्य का अगला कदम था अपने सबसे बड़े डर एडवेंचर और अनसर्टेनिटी का सामना करना। उसने सोचा कि वो कुछ ऐसा करेगा क्नॉइस जो उसने पहले कभी नहीं किया। उसने ऑनलाइन स्काई डाइविंग के लिए एक स्लॉट बुक किया। जब वो उस दिन प्लेन में बैठा तो उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा शायद वो ये नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस पहला कदम लेना है, ट्रेनर ने कहा। जैसे ही उसने छलांग लगाई, क्नॉइसवा का झोंका और नीचे का नजारा सब कुछ था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने डर को हरा दिया है। उस रात वापस घर लौटकर उसने डायरी में लिखा, डर को अवॉइड करना बंद करो, उसे समझो, उसे फेस करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें और आगे ले जाने के लिए। अब आदित्य को यकीन हो गया था कि वो किसी भी डर को अपने ग्रोथ का हिस्सा बना सकता है। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया क्योंकि हर चैप्टर उसे और मजबूत बना रहा था। उस दिन आदित्य अपनी डायरी के पन्ने पलटते हुए सोच रहा था कि उसने कितने छोटे छोटे बदलावों से अपनी जिंदगी को नई दिशा दी है। लेकिन वो ये भी जानता था कि असली चैलेंज अभी बाकी है। उसने अपनी किताब दी फ्यूचर यू का अगला चैप्टर खोला। हार्नेस फियर इज ए टूल फॉर ग्रोथ। पहला ही वाक्य था, डर आपका दुश्मन नहीं है क्नॉइस, ये आपका मार्गदर्शक है। आदित्य ने ये लाइन बार बार पढ़ी। उसने सोचा, क्या सच में डर को दोस्त की तरह देखा जा सकता है? मैंने तो हमेशा इसे अवॉइड किया है। किताब आगे कहती थी कि डर को समझो, उसे कैटेगरीज करो। क्या ये डर तुम्हारे पास्ट से है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर से जुड़ा हुआ है क्नॉइस? और फिर इसे फेस करने का प्लान बनाओ। आदित्य ने उस रात सोने से पहले खुद से एक बड़ा सवाल किया, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? पहले तो ये सवाल बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि स्कूल के दिनों में वो हमेशा स्टेज पर जाने से डरता था। कॉलेज में प्रेजेंटेशंस भी उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर हुआ करते थे और आज भी वो कभी खुलकर अपनी बात कहने से कतराता था। उसने डायरी में लिखा, मेरा सबसे बड़ा डर है फेल्यूर और रिजेक्शन का। मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी बात खुलकर कही और लोग हंसे तो क्या होगा? क्नॉइस, अगर मैंने कोई बड़ा कदम उठाया और असफल हो गया तो क्या होगा? अगली सुबह आदित्य ने फैसला किया कि वो इस डर का सामना करेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, फेस दी फियर, स्टार्ट स्मॉल। सबसे पहला कदम उसने ऑफिस में उठाया क्नॉइस। पिछले कुछ हफ्तों से टीम में एक नई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की बात चल रही थी। आदित्य ने खुद को हमेशा की तरह पीछे खींच लिया था क्योंकि उसे लगता था कि वो अच्छा प्रेजेंटर नहीं है। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग करने का सोचा। मैं ये प्रेजेंटेशन लूंगा। आदित्य ने एक दिन अपनी टीम से कहा। सभी हैरान रह गए क्योंकि आदित्य कभी भी ऐसे वॉलंटियरली आगे नहीं आया था। तू अरे यू श्योर? करण ने हैरानी से पूछा। हाँ भाई। अब डर से भागना बंद। आदित्य ने अगले कुछ दिनों तक उस प्रेजेंटेशन की तैयारी में जी जान लगा दी। उसने हर स्लाइड को ध्यान से बनाया, बार बार खुद को मिरर के सामने प्रैक्टिस कराई। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्टेज पर जाने से पहले उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, डर को रोकने मत दो, इसे अपनी ताकत बनाओ। जैसे ही वो बोलने लगा, पहले कुछ सेकंड्स में क्नॉइस, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने फ्लो में आ गया। उसने महसूस किया कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो उसकी टीम ने ताली बजाई। भाई तूने कमाल कर दिया, करण ने कहा। उस दिन आदित्य को महसूस हुआ कि डर हमेशा हमारे अंदर रहता है क्नॉइस, लेकिन अगर उसे फेस करो तो वो तुम्हें और मजबूत बनाता है। लेकिन ये तो बस पहला कदम था। आदित्य जानता था कि उसका डर सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं था।
उसने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचा। उसकी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता था जिससे उसने हमेशा अवॉइडेड किया था। वो रिश्ता था उसके सबसे पुराने दोस्त रोहन के साथ। किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो दोनों सालों से बात नहीं कर रहे थे। आदित्य हमेशा सोचता था कि अगर उसने रोहन से बात करने की कोशिश की और उसने इग्नोर कर दिया तो क्या होगा। यही डर उसे हमेशा रोकता था। क्नॉइस लेकिन इस बार उसने तय किया कि वो अपने इस डर को भी फेस करेगा। उसने फोन उठाया और रोहन का नंबर डायल किया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालना। हेलो। दूसरी तरफ से रोहन की आवाज आई। हेलो रोहन, मैं आदित्य बोल रहा हूं, उसने झिझकते हुए कहा। कुछ सेकंड की चुप्पी रही, लेकिन फिर रोहन की आवाज नरम हो गई। अरे आदित्य, इतने सालों बाद सब ठीक है? आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। जो भी गलतफहमी हुई थी वो सब खत्म करना चाहता हूं। रोहन ने हंसते हुए कहा, यार मैं भी तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। चल सब भुलाकर फिर से शुरू करते हैं। उस दिन आदित्य ने महसूस किया कि कई बार डर बस हमारे दिमाग में होता है। अगर हम एक कदम बढ़ाए तो चीजें उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी लगती है। क्नॉइस। अब आदित्य का अगला कदम था अपने सबसे बड़े डर एडवेंचर और अनसर्टेनिटी का सामना करना। उसने सोचा कि वो कुछ ऐसा करेगा जो उसने पहले कभी नहीं किया। उसने ऑनलाइन स्काई डाइविंग के लिए एक स्लॉट बुक किया। जब वो उस दिन प्लेन में बैठा तो उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा, क्नॉइस, शायद वो ये नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस पहला कदम लेना है, ट्रेनर ने कहा। जैसे ही उसने छलांग लगाई, हवा का झोंका और नीचे का नजारा सब कुछ सरियल था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने डर को हरा दिया है। उस रात वापस घर लौटकर उसने डायरी में लिखा, क्नॉइस, डर को अवॉइड करना बंद करो, उसे समझो, उसे फेस करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें और आगे ले जाने के लिए। अब आदित्य को यकीन हो गया था कि वो किसी भी डर को अपने ग्रोथ का हिस्सा बना सकता है। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया, क्योंकि हर चैप्टर उसे और मजबूत बना रहा था। आदित्य की जिंदगी में अब एक नया कॉन्फिडेंस आ चुका था। उसने सीख लिया था कि डर को भागने की वजह नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का जरिया बनाना चाहिए, चाहे वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन का डर हो, क्नॉइस, पुराने रिश्तों को सुधारने का डर हो, या फिर असंभव लगने वाले एडवेंचर का सामना करने का। अब हर सुबह वो एक नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करता। उसने अपने विजन बोर्ड पर बड़े बड़े गोल्स तो लिखे थे, लेकिन अब उसने छोटे छोटे स्टेप्स पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि डर सिर्फ एक संकेत है जो हमें बताता है कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। आदित्य ने अब अपनी सोसाइटी के साथ मिलकर एक स्किल शेयरिंग वर्कशॉप शुरू की, जहां लोग अपने हुनर को दूसरों के साथ साझा करते थे। वो अपने ऑफिस में भी एक लीडर के रूप में उभरने लगा, क्नॉइस, जो अपनी टीम को मोटिवेट करता था। सबसे खास बात यह थी कि वो अपने डर से भागने के बजाय अब उसे गले लगाना सीख गया था। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, डर को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। हर डर तुम्हें उस जगह ले जा सकता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्नॉइस आदित्य की कहानी ये साबित करती है कि जब हम अपने डर को समझते हैं, उसे फेस करते हैं, तो हम सिर्फ उसे हराते नहीं, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान में बदल देते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा किताब का सारांश यही था। आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताएं और अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।